जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहली खबर काफी दुख पहुंचाने वाली थी। लेजेंडरी दिलीप कुमार साहब हमारे बीच में नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और शाम तक उन्हें भारत के तिरंगे झंडे में लिपटे हुए देखा और उनका जो है उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। कुछ लोग कहते हैं शरीर छोड़ते हैं वो मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। दिलीप कुमार साहब भी अमर हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूल नहीं सकती हैं। उनका जो भी योगदान रहा है, हम सब मिलकर दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ आज एक बहुत बड़ा कैबिनेट, भारत सरकार, मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट रिशफल किया है। 2 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, गालिब की है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आज पूरे सोशल मीडिया, ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि खराबी इंजन में थी, खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। फिर कहा गया कि कप्तान, पूरी टीम की सफलता असफलता उसकी टीम के कप्तान के ऊपर निर्भर करती है, पर कप्तान ने अपनी असफलताओं का ठीकरा अपनी टीम के सदस्यों के सर पर फोड़ दिया। 12 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। छोटे मोटे नाम नहीं है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना काल में कहा गया पहली लहर दूसरी लहर में हमने जीत हासिल कर दी है, वैक्सीन की रफ्तार हमें वो बताते रहे और आज केंद्रीय मंत्री खुद हमारे स्वास्थ्य मंत्री से उनकी ऑक्सीजन छीन ली गई। दूसरा नंबर आया रविशंकर प्रसाद, आईटी मंत्री का। उनका मंत्रालय हैक हो गया आज, जो पूरी तरह से एक ट्रोल मिनिस्टर का काम करते रहे, ट्विटर पे बैन की बात करते थे, खुद का मंत्रालय नहीं बचा पाए। श्रम मंत्री खुद आज बेरोजगार हो गए, उनका भी मंत्रालय उनसे छीन लिया गया। सबसे बड़ा बात, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत बड़ी शिक्षा के ऊपर नई नीति लेकर आए थे और बहुत ढिंडोरा उसका पीटा और उसका फल ये मिला कि दोनों शिक्षा मंत्री और केंद्रीय और राज्य शिक्षा मंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा। इतनी खूबसूरत एजुकेशन पॉलिसी लाने का उन्हें इनाम मिला। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, खुद उनका आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया कि उनका मंत्रालय भी चला गया। 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। लोग पूछ रहे थे, अटकलें लग रही थी कि आप क्या उम्मीद करती हैं क्या रहेगा, लेकिन याद दिलाना चाहती हूँ, नारायण राणे महाराष्ट्र से आते हैं। 2019 में अमित शाह जी का ट्वीट किया हुआ उनका बयान, अमित शाह जी का नारायण राणे के लिए जो शब्द कहे थे वायरल हो रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा नारायण भ्रष्ट आदमी है, 100 करोड़ से ऊपर उसकी जो है अवैध संपत्ति है, हम सत्ता में आते ही इस आदमी को जेल में डालेंगे। और आज 2021 में उन्हीं नारायण राणे ने अमित शाह जी के सामने मोदी मंत्रिमंडल की शपथ ले ली। दूसरा कांग्रेस से नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनाम मिलना स्वाभाविक था। एक मध्य प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया और तोहफे में मध्य प्रदेश की सरकार दी, तो बदले में रिटर्न गिफ्ट तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलना था। आज उन्होंने भी कैबिनेट की शपथ ले ली। अब उसके बाद आता है चिराग पासवान। आज वो चिराग बड़ा छटपटा रहा था, समझना होगा वही चिराग जो सीना चीर कर कहते थे मैं हनुमान हूं और मेरे दिल में मोदी रूपी राम भगवान है। उस चिराग से पहले सब जानते हैं बिहार के चुनाव में नीतीश का घर जलाने का काम की कोशिश की गई और जब उस चिराग से नीतीश का घर जितना जलाना था जल गया, बचा कुछ आज आपके सामने है। उसके बाद उसी चिराग को बुझाने के लिए चाचा पारस पासवान का इस्तेमाल किया गया और चाचा ने पूरी तरह से किस तरीके से एलजेपी का फाड़ किया और आज उन्हें भी इनाम मिला। स्वाभाविक है, फूट डालो राज करो की नीति के तहत आज पारस पासवान ने भी जो है वो शपथ ली है। अब बात यह है कि 12 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया,
बोलते हैं बड़े नाम थे, उनके लिए बड़े नाम होंगे भाजपाइयों के लिए, हमारे लिए उनको दी गई जिम्मेदारियां बड़ी थी, उनके मंत्रालय बड़े थे। उन मंत्रालयों की विफलता का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा कि सिर्फ मंत्रिमंडल गवाया, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर स्वास्थ्य मंत्री कहूं, या देश ने उसका खामियाजा, इनकी विफलता, निकम्मेपन, नाकामी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा, बेरोजगारी चरम पर थी, आज खुद श्रम मंत्री बेरोजगार हो गए। हमसे पूछते थे किसको जाना चाहिए, तो मुझे तो लगता था देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की छुट्टी होनी चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था कहें, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के होते हुए हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकते हुए देखा है, दिल्ली में दंगों की आग में लोगों को मरते हुए देखा है। क्या गृह मंत्री चाहते तो दंगों को समय रहते रोक नहीं सकते थे, लोगों को मौत के मुंह में जाने से? तो ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी, जिसपे उनका मंत्रालय जाना चाहिए था, पर अमित शाह का मंत्रालय बच गया। वित्त मंत्री का मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर आपके सामने है, बेरोजगारी और किस तरीके से महंगाई चरम पर है। लग रहा था उनका मंत्रिमंडल जाएगा, वो भी बचा ले गई। देश के रक्षा मंत्री, जब पता लगा लद्दाख से लेकर हमारी सरहदों में चीन ने हमें चुनौती देते हुए हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो रक्षा मंत्री की छुट्टी होगी, वो भी बचा लिए गए। देश के विदेश मंत्री, हमारी कितने देशों के साथ, कैसे पड़ोसी देशों के साथ खास तौर से कहूंगी कितने अच्छे संबंध थे, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना चाहिए था, पर वो भी बचा लिए गए। देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये बचा लिए गए। और उनके जो कैबिनेट में थे राज्य मंत्री, उन सबको कैबिनेट की शपथ दिलाकर प्रमोट किया गया। तो मोदी जी अगर ये मानते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए इनके राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, तो मोदी जी ये भी मान गए कि 12 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री, आपके IT मंत्री, श्रम मंत्री, इन्होंने इतना काम किया कि देश को ऐसी खाई में खोद गए कि जहां से वापस आना आपके और हम के लिए बहुत कठिन है। मोदी सरकार के 7 साल बीत गए लगभग, अब मात्र 3 साल बचे हैं। पिछले वालों ने क्या तीर मार लिया आपके और हमारे सामने। 7 साल में पिछले वालों ने, 12 ने जिन्होंने इस्तीफा दिया, कितना तीर मार लिया आपके और मेरे सामने। अब ये जो नए आए हैं उसमें से बहुत से ऐसे जो 19 में पहली बार सांसद बने हैं, नए आए हैं और उन्होंने कैबिनेट की या राज्य मंत्री की शपथ ली है, वो कितना बड़ा तीर मारेंगे समय बताएगा। हमारी तो शुभकामनाएं हैं उन्हें कि ट्रोल मंत्री बनकर काम करेंगे, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे, अपने नेताओं को खुश करने का काम करेंगे। तो 12 मंत्रियों के इस्तीफे आपके सामने हैं। सारी एंटी इनकम्बेंसी, देश में जो रोष था, गुस्सा था, उसका ठीक रहा। देश के प्रधान ने, कप्तान ने अपनी टीम के 12 मंत्रियों के सर पर फोड़ दिया और उन्हें घर बिठा दिया। रविशंकर प्रसाद ट्विटर से लड़ते रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन ट्रोल मंत्री बनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पत्र का अनादर करते रहे, और उससे जो भी माहौल बना मोदी जी को समझ आ गया। स्मृति ईरानी मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठी हुई दिखी। सब पूछ रहे थे इनका योगदान क्या रहा, ये नहीं मालूम है। वो क्यों बनी रह गई, नहीं मालूम है। महिलाओं के प्रति जो बलात्कार और शोषण, अत्याचार, उन्हें कभी भी उनके घर जाते हुए, न्याय दिलाते हुए, उनके लिए संघर्ष करते हुए हमने किसी ने नहीं देखा। पर वही स्मृति ईरानी बच गई और मोदी जी की बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर बताया जाता है कि लगभग 28 OBC बैकग्राउंड के लोगों को बनाया गया है। अब मैं आपको एक बात साफ कह रही हूं, अगर ये मंत्रिमंडल का जो रिशफल है, बदलाव है, वो अगर 5 राज्य और 7 राज्य मैं कहूं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल आता है, अगर मद्देनजर सिर्फ जातीय समीकरण को देखकर ये रिशफलमेंट हुआ है, तो देश को, आपको और हमें इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सिर्फ आपने चुनाव के मद्देनजर जातियों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए 28 OBC को दे दिया। और वो OBC मंत्री अब OBC के जो अधिकार है, SC ST दलितों के कितने हक और अधिकारियों को लिए लड़कर मोदी सरकार से उनका हक अधिकार उन्हें दिलाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मोदी जी के सामने किसी की बोलने की औकात नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय नहीं है, जब सुषमा स्वराज जैसी कद्दावर नेता
बिल्कुल हक से लड़ती थी, बात करती थी, सही और गलत बताने वाले अडवाणी जी, जोशी जी वहां उस मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिन्हा, ये सब मंत्रिमंडल में होते थे। लेकिन आज आपको और हमें मालूम है किसी की औकात नहीं है एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी बोल पाए। जो 12 गए उनका खामियाजा उन्हें नहीं, देश को और आपको और हमें अपनी जान की कीमत चुकाकर भुगतना पड़ रहा है और पड़ा है। जो आए हैं वो कितना बड़ा तीर मारेंगे वो आने वाला समय बताएगा, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। और जिनको राज्य से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनसे उम्मीद करते हैं शुभकामनाएं। मात्र 3 साल बचे हैं आपके पास साबित करने के लिए। सिंधिया शपथ ले रहे तो नीचे चल रहा था कि कांग्रेस से आए गद्दार सिंधिया राज्यसभा बनाए गए अभी कुछ दिन पहले और कैबिनेट मंत्री की शपथ दी। वहीं वरुण गांधी जैसे चुनाव लड़कर जीत कर राज्य लोकसभा में 2 बार पहुंचे हुए वरुण गांधी को उसी उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है वहां पर कैबिनेट से या मंत्री से वंचित रख दिया गया। तो ये बहुत सी अटकलें हैं, मैं आपको बता रही हूं जो चीजें हमारे सामने आई हैं। कितनी आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं क्या है ये आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं। बट ये है, शुभकामनाएं देते हैं। जो नया मंत्रिमंडल आया है सबको मालूम है कठपुतलियां हैं, डोर किसी एक के हाथ में है। यूपीए के समय आरोप लगते थे कि मनमोहन सिंह जी का रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के पास है। सच्चाई आज सब जानते हैं, उस समय बोलने का अधिकार था। मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के लोग सोनिया जी और सोनिया जी के जो संगठन के लोग हैं सरकार पर नजर रखकर हम लोग एक बैलेंस बनाकर रखते थे और आवाज उठती थी। अगर कहीं कुछ किसी को लगता था कि नीति के खिलाफ है या वायदा खिलाफी है या दबाव में, क्योंकि उस समय यूपीए था, कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत के दम पर सरकार में नहीं थी यूपीए में। लेकिन ये सरकार भाजपा के अपने खुद के पूर्ण बहुमत के दम पर है। सहयोगी इनके शिवसेना छोड़ के गई, अकाली छोड़ कर गए, इनको लोग छोड़ कर गए, फिर भी ये सरकार बनी रही क्योंकि भाजपा अपने दम पर और एक नेता और संघ आरएसएस इसे चला रहा है। मोदी जी की चॉइस कितनी अच्छी है, ड्रीम टीम इसे कहा जा रहा था। ड्रीम टीम तो तब भी कहा जा रहा था जब पहला कैबिनेट आया था 19 में 12 मंत्रियों की मात्र 2 साल में छुट्टी कर दी गई। ड्रीम टीम थी, मोदी जी की चुनी हुई थी, विफल हुए और देश को भी विफल करके गए। सबसे बड़ी चिंता यह है मोदी जी नहीं तो अपने उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत को 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री इन्हीं तो बनाए थे, अमित शाह मोदी जी ने मिलकर। क्या हुआ, मुंह के बल आकर गिरे और फिर बदलना पड़ा। अब 3 साल में यही मोदी जी की टीम है, किसी को नहीं पता था कौन बनेगा कौन हटेगा। बेचारे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हर्षवर्धन ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, ये नहीं पता था उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। और आज भी टीवी पर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है कि पता नहीं हमने क्या हासिल कर दिया। हासिल उन 43 मंत्रियों को जरूर हुआ है, लाखों की तनख्वाहें हो जाएंगी, सरकारी बंगला अच्छा सा मिलेगा, सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी, उनको सुरक्षा मिलेगी, देश का करोड़ों रुपया इन मंत्रियों पर खर्च किया जाएगा। उस समय पर जब केंद्र सरकार का 1 जुलाई से नोटिफिकेशन है कि नई नौकरियां अब नहीं निकाली जाएंगी और जो नौकरियां निकाली गई थी सरकारी नौकरियां उसको अब नहीं जारी किया जाएगा। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, मकसद है कि क्या ये नया कैबिनेट इस देश को उससे बाहर निकाल पाएगा? नहीं तो जश्न तो जिनको मिल रही है मिलाइयां वो बिल्कुल उनके घर पे आज जश्न होंगे, फूल माला हार मिठाई ढोल बज रहे होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी दिल्ली के अंदर कहूं देश के अंदर पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अपराधों में लगातार निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन किसी तरह से भी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर जिस तरह से भी तमाशे वो शुरू हो चुके हैं, तो आप सबको कहूंगी सावधान रहिए। मोदी मंत्रिमंडल के लिए, भाजपा के लिए खुश जश्न का मौका होगा और कई मंत्रियों के घर, 12 मंत्रियों के घर मातम भी है। लेकिन आपको और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि देश
संघ आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह चला रहे हैं। इसके अलावा सारी कठपुतलियां, किसी की औकात नहीं है एक शब्द बोल पाए, इनके तक तो फाइलें भी नहीं पहुंचते हैं। इवन की बताया जाता है प्रधानमंत्री जी तो सेक्रेटरी छोड़िए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो है सारी जानकारियां फाइलें अपने पीएमओ में मंगाते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक होता है कि आपके पास फाइल पहुंच गई है, साइन कर दो, कैबिनेट की मीटिंग है, ये फैसला होगा, हाँ क्या क्या निकल आई, 5 मिनट में मीटिंगें खत्म हो जाती हैं। अब बात ये कि कौन देश चलाएगा, कौन सरकार चलाएगा, हमें रिजल्ट से है। आज भी कांग्रेस ने फेसबुक आपने लाइव देखा, जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, कांग्रेस विपक्ष की आवाज नहीं है, क्योंकि किसी अखबार, किसी मीडिया, किसी टीवी ने नहीं दिखाया विपक्ष की आवाज को दबाकर आज पूरा जश्न कैबिनेट। लेकिन हम कांग्रेस सड़कों पर आज भी धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि बड़ी पेट्रोल डीजल के दामों को आप कम कीजिए। लोग पूरी तरह से महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। हम प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, हम सड़कों पर अखबार नहीं दिखाएगा, टीवी नहीं दिखाएगा, मात्र यही माध्यम है हमारे आपके बीच में। और लोग जब पूछते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, तो मुझे लगता है वो पूरी तरह से जो हथकंडे, जो षड्यंत्र सत्ता द्वारा किया जा रहा है, विपक्ष कहाँ है ये बार बार बताने के लिए उसमें कामयाब हो रहे हैं। विपक्ष बंगाल में है, विपक्ष तमिलनाडु में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, पंजाब में है। और यही विपक्ष आपको आने वाले चुनावों में देश और जनता को जगाते हुए, मुद्दों पर केंद्रित रखते हुए दिखेगा। बाकी लोगों का फैसला है कि उनके मुद्दे क्या होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, लेकिन उम्मीद मत लगाइए इनसे। संघर्ष करिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ अपनी जारी रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत।